प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हम लगातार वीडियोस में विद्युत विभव की एक तरह से विद्युत विभव का परिकलन कर रहे हैं अलग अलग फैक्टर्स के कारण। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था, सेकंड चालक गोले के कारण, थर्ड आवेशित अचालक गोले के कारण, और ये विद्युत विभव की एक तरह से फोर्थ कैलकुलेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हम पहले से जानते हैं, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ रखा है कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो हमें द्विध्रुव से रिलेटेड दोनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए कि द्विध्रुव किसे कहते हैं, और सेकंड विद्युत द्विध्रुव के लिए एक इम्पॉर्टेंट राशि होती है द्विध्रुव आघूर्ण, वो क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, उसको हम लिखते हैं किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी के रूप में, और इसकी दिशा जो होती है वो होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए, ज्ञात है। P = Q × 2A। 2A से मतलब है द्विध्रुव की लंबाई। तो हम यहाँ पर डेरिवेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये माने कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इन द्विध्रुव के आवेशों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ -Q और +Q। मान लें कि द्विध्रुव जो है वो है AB। द्विध्रुव AB की लंबाई यहाँ पर हम ले लेते हैं 2A। ये मान लें इनका सेंटर पॉइंट है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को मैं नाम देता हूँ O। 2A द्विध्रुव की लंबाई है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण मान लें कि हमें स्मॉल r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है, और ये जो OP वेक्टर हैं, ये OP वेक्टर एक तरह से 2A वेक्टर के साथ थीटा कोण पर है। ठीक है, तो थीटा कोण हम किसके बीच में ले रहे हैं, एक तरह से r वेक्टर और 2A वेक्टर, एंड 2A वेक्टर की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में होती है। इट मीन्स P और R के बीच का जो कोण है वो है थीटा। अब हमें ये पता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पहले से हमने परिकलित कर रखा है। -Q और +Q, इनको हम पहले जो है एज ए बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के रूप में लें। तो यहाँ ये जो दूरी है यानी -Q आवेश के कारण, इस दूरी को अगर R1 के रूप में लिया जाए तो -Q आवेश के कारण हम विद्युत विभव को क्या लिख सकते हैं, -Q आवेश के कारण मान लो कि V1 है, और उस V1 को बिंदु आवेश की तरह मानते हुए हम लिख सकते हैं KQ/R1, लेकिन क्योंकि ऋणावेश हैं और ऋणावेश के कारण विभव ऋण विभव कहलाता है, तो V1 - KQ/R1। सेम ऐसे ही +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण यहाँ पर हम इस दूरी को यानी B से P की दूरी, धनावेश से P की दूरी, इसको मैं ले लेता हूँ R2 से। तो इसका मतलब धनावेश के कारण जो विद्युत विभव है उसको हम लिख लेंगे KQ/R2 पॉजिटिव। इट मीन्स P पॉइंट पर कुल विभव
कुल विभव को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जब अलग अलग बिंदु आवेश हैं या दो से अधिक आवेश होते हैं तो उस केस में किसी बिंदु पर विद्युत विभव अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बीजगणितीय योग करेंगे, माइनस के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2, और यहाँ के क्यू को अगर कॉमन ले लें तो 1/R2 माइनस 1/R1, और के क्यू इसको सॉल्व करें एलसीएम R1 इंटू R2 तो ऊपर आ जाएगा R1 माइनस R2। ये हमें एक समीकरण मिल जाती है, इमीडिएट समीकरण, क्योंकि इसको अभी और आगे हल करना है। इसलिए करना है क्योंकि R1 और R2 जो दूरियां हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, प्रेक्षण दूरी स्मॉल r महत्वपूर्ण है और द्विध्रुव की लंबाई महत्वपूर्ण है। तो उस केस में हम R1 और R2 का रिप्लेसमेंट करते हैं, और रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं कि हम इस OP वेक्टर को PO दिशा में आगे बढ़ाते हैं, इधर बढ़ा लें, और यहां से मैं एक लंब डाल देता हूं OP पर, मान लें कि ये लंब है AC, मीन्स ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ये कोण हमने थीटा ले रखा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही हुआ। अब अगर मान लो यदि थीटा अल्फ हो तो थीटा के अल्फ होने के केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A और C काफी नजदीक आएंगे, और काफी नजदीक आएंगे तो हम A से P की दूरी और C से P की दूरी को लगभग इक्वल मान सकते हैं। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं AP नियरली इक्वल टू PC, बट PC के दो भाग हैं। PC के दो भाग कौन से हैं? P से O तक और O से C तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP बराबर हम लिख सकते हैं PO प्लस OC। अब AP जो हैं वो एक तरह से R1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से R1 को इजीली रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो R1 इक्वल टू PO R के रूप में है प्लस OC। अब OC अगर ज्ञात नहीं है तो इस OC को हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाली जो भुजा है यानी AO, ये हमें ज्ञात हैं A के रूप में, टोटल 2A है, आधा A हो गया, और ये OC क्योंकि थीटा के सामने ये वाली भुजा लंब हो गई तो ये वाली भुजा आधार होगी। तो हम आधार को कैलकुलेट करने के लिए त्रिभुज AOC में cos थीटा लगा लें, तो cos थीटा हमें मिलता है आधार बटा कर्ण, और कर्ण 90 के सामने AO हमें पता है AO क्या है A, इसका मतलब OC बराबर हमें मिला A cos थीटा। जब OC A cos थीटा मिल गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 बराबर R प्लस A cos थीटा, एक समीकरण बना लें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम R1 को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया कि हमारे लिए R1 और R2 महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है स्मॉल r एंड स्मॉल a, द्विध्रुव की लंबाई और प्रेक्षण दूरी। तो R1 को हमने स्मॉल r और a के रूप में रिप्लेस कर लिया। अब सेकंड हम जो हैं वो रिप्लेसमेंट करेंगे R2 का। R2 का रिप्लेसमेंट करने के लिए यहाँ से मैं एक लंब डालता हूँ बिंदु B से OP पर एक लंब डालें BD। इट मीन्स ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, और थीटा के अल्प होने पर यहाँ पर भी कंडीशन ये बनेगी कि थीटा के अल्प होने पर B और D काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे A और C आ रहे थे। तो
इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो B से P की दूरी है वही D से P की दूरी होगी। इट मीन्स थीटा अल्प होने पर ये भाग बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BP नियरली इक्वल टू DP। BP इक्वल टू DP के दो भाग बना सकते हैं। DP के दो भाग हो गए, एक तो हो गया DP के दो भाग, वेरी इंपॉर्टेंट। DP के दो भाग कैसे करेंगे? जैसे P से C के दो भाग तो हमने बहुत इजीली कर लिए कि एक भाग ये है दूसरा भाग ये है, लेकिन DP के दो भाग कैसे करेंगे? तो एक तो हम पूरा भाग ले लेते हैं O से P तक का, उसमें से अगर मान लो ये भाग हम घटा दें तो हमें DP मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा OP माइनस OD, यानी पूरा भाग जो है वो है OP, उसमें से O से D तक को घटा दो तो ये हमें मिल जाएगा DP। तो BP इक्वल टू OP माइनस OD। BP ये है R2 के रूप में, OP R के रूप में और OD यहाँ पे अज्ञात है, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ODB। इस समकोण त्रिभुज ODB में यहाँ 90 के सामने ये भुजा कर्ण हो गई जो स्मॉल a के रूप में है, और ये हमें ज्ञात करना है जो थीटा के साथ है, जिसको हम आधार कहेंगे क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। तो सेम यहाँ पर भी हम cos थीटा लगाएं तो cos थीटा हमें मिल जाएगा OD बाई OB, इट मीन्स OD बाई A, या OD इक्वल टू A cos थीटा। ये A cos थीटा यहाँ रख दें तो हमें R2 मिल जाएगा R माइनस A cos थीटा। ये एक और समीकरण दे दें। तो हमने सबसे पहले तो दोनों आवेशों के कारण विभव लिखा, टोटल विभव दोनों का योग कर लिया। उसके बाद में R1 और R2 को रिप्लेस किया है, यानी R1 है R प्लस A cos थीटा और R2 है R माइनस A cos थीटा। अब जब R1 और R2 हमें मिल गए तो समीकरण नंबर 1 के अंदर हमें क्या चाहिए? R1 माइनस R2 एंड R1 इंटू R2। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 इट मीन्स समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटा दें। 2 में से 3 को घटाएं तो R1 माइनस R2 इक्वल टू R से R कैंसिल हो जाएगा, A cos थीटा माइनस माइनस A cos थीटा, ये हमें मिलेगा 2A cos थीटा। R1 माइनस R2। सेकेंड हम क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण नंबर 2 और 3 को, तो हमें मिल जाएगा R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 क्या मिलेगा? ये है R प्लस A cos थीटा, ये है R माइनस A cos थीटा। तो R प्लस A cos थीटा एक तरह से हम लिख सकते हैं A प्लस B, ये है A माइनस B। A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और समीकरण समझ में आ गया? R1 इंटू R2, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 और 5 को हम समीकरण नंबर 1 में रखें। बाई इक्वेशन 1 P पॉइंट पर विभव KQ इंटू 2A cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, दोनों को रखा तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें Q इंटू 2A जो मिल रहा है, Q इंटू 2A को हम यहाँ से
द्विध्रुव आघूर्ण P के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे विभव Vp P बराबर Q इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण है, तो मैं यहाँ पे Q को 2a से गुणा करके लिख लेता हूँ Kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक विस्तृत फॉर्मूला है विद्युत विभव का। कहाँ पर? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P पर, जो द्विध्रुव से या द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बनाता है। यानी ये जो r वेक्टर हैं ये P वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है। अब यहाँ पर हम कंडीशन हालांकि पहले ले रखी है हमने कि थीटा अल्प है, और जब थीटा अल्प हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है। हालांकि ध्यान रखें कि जो भी नेग्लिजिबल होता है वो प्लस माइनस में होता है। यहाँ पे हम इसको एक नहीं करेंगे, यहाँ जो है कॉस स्क्वायर थीटा उसको एक ले लेंगे, तो पीछे जो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा। अब अगर मान लो द्विध्रुव छोटा है, r इज वेरी ग्रेटर देन a है, तो a को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और a को नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो मिलेगा Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आदर्श द्विध्रुव के लिए विभव का जो फॉर्मूला है वो Kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर के रूप में। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म मीन्स विभव कोई सदिश राशि नहीं है, लेकिन दूसरी साइड में जो आ रहे हैं वो तो वेक्टर हैं, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण है, या ये एक तरह से स्थिति सदिश है P पॉइंट का स्थिति सदिश ही तो द्विध्रुव आघूर्ण के साथ थीटा कोण बना रहा है, तभी यहाँ पे हमें cos थीटा मिला है। तो यहाँ एक्चुअल में P के साथ अगर 1 से गुणा हो तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, और एक परिमाण होता है एकांक सदिश का, तो इसका मतलब हम यहाँ पे दूरी का एकांक सदिश ले सकते हैं। तो दूरी का एकांक सदिश लेकर के अगर इसको हम लिखें तो हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट r कैप बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? के P वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। वापिस जो है इसको ऐसे लिखोगे, यानी डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा और आर कैप की वैल्यू 1, तो यही मिलेगा Kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम जो है द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष की स्थिति देख सकते हैं। यानी ये तो हमने पूरा जो है डिराइव किया है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का जनरल फॉर्मूला क्या है, Kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसकी हम स्थितियाँ ले सकते हैं। स्थिति यूँ कि जैसे जो प्रेक्षण बिंदु P है वो हमने अक्ष पर लिया है या निरक्ष पर। अगर हम अक्ष पर लेते हैं P पॉइंट को, तो उस केस में ये P पॉइंट यहाँ आएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में cos 0 1 और cos 0 1 होगा, तो हमें यहाँ पे अक्ष पर विभव का जो फॉर्मूला है वो मिलेगा Kp बाई आर स्क्वायर, Kp बाई आर स्क्वायर। और अगर हम निरक्ष पर लेंगे, निरक्ष का मतलब यही P पॉइंट अगर यहाँ हो तो ये कोण इस टाइप से बनेगा, यानी 90 डिग्री का, और हमें पता है cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो फिर निरक्ष पर विभव का मान भी 0 होगा। तो दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। विभव का अधिकतम मान द्विध्रुव के अक्ष पर होगा और न्यूनतम मान यानी निरक्ष पर 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आवेश को अगर द्विध्रुव की निरक्ष पर घुमाया जाए तो उसमें किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि विभव या विभवांतर 0 होता है। तो इस टाइप से आज के टॉपिक में हमने जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का परिकलन किया।